नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला में। इसमें हम लोग एलटी मेंस और जीआईसी मेंस के हिंदी में जो प्रश्नों का लेखन है किस प्रकार करते हैं तथा इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान की समीक्षा कीजिए। तो इसको हम 200 शब्द या 125 शब्द में किस प्रकार लिखेंगे। तो इसका उत्तर जो है हम निम्नवत लिख सकते हैं। जैसे कि हम शुरू में जो है इसमें हम आरंभिक ईयर बता सकते हैं तथा इसका विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है, जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हालांकि इसके पूर्व विभिन्न इतिहास ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें हिंदी भाषी रचनाकारों का जीवन वृत्त और कृतित्व मिलता है, लेकिन इन्हें इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी गई। ये मूलतः इतिवृत्तात्मक ग्रंथ हैं, जिनमें कालक्रम और सन सम्मत का अभाव है, इसलिए इन्हें जो है इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम को व्यवस्थित रूप से दिखाने का प्रयास किया। इनके इतिहास ग्रंथ संबंधी अवधारणा में निम्नलिखित बातें हैं। इनका कोटेशन हम दे देंगे। जैसे प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ वहाँ का साहित्य परिवर्तित होता चलता है। जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के चलते वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए। फिर इसके पश्चात हम उनका कालक्रम दर्शाएंगे। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर जो है 900 वर्षों के साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे आदिकाल का अन्य नाम वीरगाथा काल है, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम रीतिकाल है, इसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों के आधार पर साहित्य इतिहास ग्रंथ को विधेयवादी पद्धति में लिखने का सफल प्रयास किया। प्रश्न में जो है हम शब्दों की सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य को अपभ्रंश की देन विषय पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य मानने के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु परवर्ती साहित्य में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान सर्वस्वीकृत है। हिंदी साहित्य में यह योगदान कथ्य के स्तर पर तथा शिल्प के स्तर पर देखा जा सकता है। अब कथ्य के स्तर पर जो है हिंदी साहित्य का पहली बार लोक जीवन के रूप में संपर्क स्थापित हुआ। परवर्ती साहित्य में यह लोक जीवन का जुड़ाव बढ़ता ही गया। वीर गाथाओं की रचना में जो है अपभ्रंश में की गई। सर्वप्रथम चारण काल की रचनाओं तथा रीतिकालीन वीर रस काव्य में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। दोहा चौपाई पद्धति मूलतः अपभ्रंश से ही हिंदी को मिली है। स्वयंभूकृत पौमचर्यु जो है इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। तुलसीकृत रामचरितमानस में अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपभ्रंश की नाथ सिद्धों की रचनाओं में जो आक्रामकता दिखाई देती है वह संत काव्य में मूलतः कबीर की वाणी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती दिखाई देती है।
शिल्प के स्तर पर हिंदी साहित्य की कई विशेषताओं को देखा जा सकता है। संस्कृत में मूल रूप से वर्णिक छंदों की अधिकता है। सर्वप्रथम अपभ्रंश में मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया। इसी कारण इसमें तुकांतता का प्रभाव परिलक्षित होता है। तब से लेकर आज तक मात्रिक छंदों का प्रयोग हो रहा है। तुलसी तथा जायसी द्वारा प्रयुक्त दोहा चौपाई कड़वबद्ध शैली का विकास अपभ्रंश से ही हुआ। इस काल में मुख्यतः राग, रस, छंद तथा चांचेरी का प्रभाव दिखाई देता है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि हिंदी साहित्य जिस सुदृढ़ आधार स्तंभ पर खड़ी प्रतीत होती, वह अपभ्रंश की देन है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली 19वीं शताब्दी से अपने महत्व को रेखांकित करने में लगी है। भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसका समग्र भाषा के रूप में विकास हो। यह प्रक्रिया ब्रज भाषा के साथ नहीं हो पाई, फलतः वह अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गई। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में तो है, लेकिन गद्य का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। चूंकि खड़ी बोली का विकास संपर्क भाषा के रूप में हो, अतः इसका विकास होता रहा और यह गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा बन गई। हम इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन दे देंगे। साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी। धीरे धीरे यह व्यवहार में शिष्ट होकर गद्य साहित्य का आधार बन गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में खड़ी बोली आम लोगों के बीच आदान प्रदान की भाषा है। इसका विकास स्वाभाविक रूप से सरल है। मुसलमानों के आगमन से खड़ी बोली का प्रभाव बढ़ा। मुगलों ने आम बोलचाल भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया। मुगलों के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ जनसंपर्क की भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ, न कि काव्य भाषा के रूप में अवधी व ब्रज का। प्रेस तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारतेंदु युग, द्विवेदी तथा छायावाद युग में गद्य एवं पद्य साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली 19वीं शताब्दी से हिंदी भाषी लोगों के मानसिक संवेदनाओं को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है और आज भी कर रही है। इससे यह साबित होता है कि खड़ी बोली अवधी और ब्रज के स्वर्णिम युग के अधिकार को संभालने में सक्षम है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्नों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।